नमस्कार दोस्तों, आज से नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये नई श्रृंखला है CSAT की प्रश्न पत्र 2 UPPCS का। तो इसमें हम 2012 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को देखेंगे, किंतु यह सेगमेंट वाइज होगा। तो इस सेगमेंट के सिलसिले में ये समान हिंदी का है और इस वीडियो में आपको समान हिंदी के 2012 और 2013 के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 89, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? तो मूक का वाचाल विलोम सही है, पुरस्कार का तिरस्कार विलोम सही है, भूत का भविष्य विलोम ये भी सही है, जबकि प्रवेश का विलोम शब्द नवेश नहीं निकास होता है। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ प्रवेश और निकास शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहता है। 90, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तभी हम ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। मतलब जिस काम से गए थे उस काम को छोड़ करके किसी और काम में बस जाना, उसी काम में लग जाना, तो उसे तभी हम ये इस लोकोक्ति का उच्चारण करते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कुवलय भी है, कमल का पर्यायवाची अंबुज भी है और कमल का पर्यायवाची राजीव भी है, जबकि कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। क्यों? क्योंकि जलद का अर्थ होता है जल देने वाला, अर्थात बादल। तो इसलिए विकल्प इसका सी आंसर हो गया। अब देखिए 92, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। तो स्वयंभू स्वतः उत्पन्न जो होता है उसे स्वयंभू कहते हैं, तो विकल्प बी। 93, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तत् प्लस लीन तल्लीन होता है। अच्छा, तल्लीन व्यंजन संधि है। आपके लिए एक तरह से होमवर्क जैसा ये है कि आप अभी नोट्स में लिख लीजिए HW करके, जिस तरह से क्लास में लिखते थे 9th 10th या 6th 7 में, कि व्यंजन संधि आज रिवीजन करना है। अगर आपने नोट्स बना रखा है तो व्यंजन संधि को रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं बना रखा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं, तो उसको रिवीजन आप कर ही लीजिएगा किसी तरीके से। अब देखिए 94, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 4 उष्ण व्यंजन होते हैं। एक होता है, मतलब एक तो ह है और 3 स प्रजाति वाला है, श श स, यानी कि तलावी श, मूर्धनी श और दंड स और ह। तो ये 4 होते हैं उष्ण व्यंजन, और ये चारों हो गए 3 स वाले और 1 ह वाले। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात भूल गया, ये जो व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको कहा ना कि आप इसमें रिसर्च बेस्ड तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, तो इसमें एक बात मैं सिर्फ अभी बता देता हूँ। देखिए तत् प्लस लीन में तत् में हलंत लगा हुआ है, तो व्यंजन संधि को हलंत संधि भी कहते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है कि जब जो हलंत वाला हो तो वहाँ पर हम व्यंजन संधि पहचान सकते हैं। थोड़ा सा पता नहीं आप मेरी बात कितना समझ पाएँ, बस ये ट्रिक जैसा था तो मुझे लगा ये शेयर कर देनी चाहिए आपसे। अब देखिए 95, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सदैव शब्द के बारे में हमने जान लिया कि हाँ ये वृद्धि संधि है, ये तो शायद याद भी रह जाए, लेकिन अब हमें महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि हम पहचान लें कि ये पहचान को पकड़ें कि वृद्धि संधि को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ जैसे मैं पहचानता हूँ ऐसे बताने का, थोड़ा सा लिख के बताना पड़ेगा शायद। देखिए एक होता है अ और एक होता है आ, तो इसमें हम या तो ए जोड़ें या फिर ए जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने के बाद ए ही होगा, या फिर एक और थोड़ा सा ओ जोड़ें या औ जोड़ें, तो इसको जोड़ने पर औ ही होगा, तब हम कहेंगे कि ये वृद्धि संधि है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसी में देखते हैं, सदैव का होता है संधि विच्छेद सदा प्लस एव। तो अब देखिए सदा के लास्ट में देखिए क्या है, आ है, और एव के पहले में देखिए तो ए है, लेकिन जुड़ने के बाद क्या हो जाता है आ और ए, तो सदैव हो जाता है, तो एव हो गया, यानी कि यहाँ पर ए हो गया, तो अ जुड़ गया और ए जुड़ गया और बन क्या गया, ए बन गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ये हो गया आपका क्या, वृद्धि संधि। फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो वहीं पर लिख लीजिए जैसे व्यंजन संधि लिखा था। तो आज ये एक काम और बढ़ गया आपका कि ये व्यंजन संधि के साथ वृद्धि संधि को भी आपको मतलब रिसर्च करना है, इसके बारे में समझ लेना अच्छे से। 96 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है?
तो शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है एक तरीके से, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर वही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हम ये पहचानना सीख जाएं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो गौर से देखिए, शिशु सो रहा है, इसमें क्रिया क्या है? सोना। तो ये जो क्रिया है और कर्ता कौन है? शिशु। तो क्रिया क्या कर्ता के नियंत्रण में है? यानी शिशु जो सो रहा है तो सोना तो काम हो गया, तो क्या सोना काम शिशु के नियंत्रण में है? नहीं है। कोई भी सो रहा है तो बस सो रहा है, उसके नियंत्रण में नहीं है। पर 2 बजे सोया तो हो सकता है कि 4 बजे भी उठ जाए, हो सकता है कि 6 बजे उठे, या हो सकता है 5 बजे उठे, या हो सकता है कल सुबह ही उठे। तो ये नियंत्रण में नहीं है सोना, तो तभी हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए अन्य विकल्पों पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, बालक खेल रहा है, खेलना एक क्रिया हो गया, कर्ता कौन है? बालक। तो क्या खेलना बालक के नियंत्रण में नहीं है? है नियंत्रण में। वो चाहेगा तो 1 घंटे खेले, और चाहेगा तो 2 घंटे खेले। फिर से देखिए, छात्रा लिख रही है, तो लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कर्ता कौन है इस क्रिया का? छात्रा। तो छात्रा चाहे तो 1 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े, या पढ़ते ही रहे या पढ़ना छोड़ दे, तो इसके नियंत्रण में है क्रिया। उसी तरह से लास्ट उदाहरण देख लीजिए, सी में लिखा हुआ है छात्र पढ़ रहा है, क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ना। कौन कर रहा है? छात्र, यानी छात्र हो गया कर्ता, तो पढ़ने का काम छात्र के नियंत्रण में है। तो इस तरीके से ये बात समझ लेना है कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जो क्रिया तो होता है लेकिन कर्ता के नियंत्रण में ना हो, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं उसको। अब देखिए 97, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो पहले तो फैक्ट की तरह एकदम याद रख लीजिए इसको कि क्रिया शब्द के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ता है, जबकि प्रत्यय का एक और भेद होता है तद्धित। तो तद्धित क्रिया के साथ नहीं जुड़ता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्रिया के साथ नहीं जुड़ता है, जबकि कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। पहली बात। अब यहाँ पर समझने वाले 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ये बात तो पता ही है कि उपसर्ग जो शब्दों के आगे में लग के बन जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब शब्द के आगे में लग करके अगर शब्द में विकार उत्पन्न करता है, परिवर्तन लाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन शब्द के लास्ट में यानी अंत में जुड़ करके जो शब्द में परिवर्तन लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो ये सब काम नहीं आएगा एग्जाम में। काम ये आएगा कि हम कैसे पहचानना सीख जाएं कृदंत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय जो है ना वो क्रिया शब्दों में लगता ही नहीं है। जैसे क्या? जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पेन की मदद से कोशिश करता हूँ कि बताऊँ, ना समझ में आएगा तो आप उसको फिर क्या कीजिएगा, फिर से वही होमवर्क में लिख ले जाएँ कि प्रत्येक रिवीजन करना है। देखिए, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझना होगा, धातु। अब धातु क्या होता है समझिए। देखिए, ये क्या है? लिखना। तो अगर आपसे पूछे ये लिखना क्या है, तो ये क्रिया हो गया। लेकिन पूछे कि इसका धातु क्या है, तो पता है क्या हुआ? लिख। लिख इसका धातु है। यानी लिख धातु में से ना जुड़ जाए तो वो क्रिया बन जाता है, यानी धातु में ना जुड़ने पर क्रिया बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से और भी कई उदाहरण लिख सकते हैं आप। अब हाथ में पेन उठा करके लिख के देखिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ पढ़, तो पढ़ हो गया धातु, और इसमें ना लगा दीजिए तो पढ़ना हो गया। तो पढ़ से जो पढ़ना बना तो वो हो गया क्रिया। तो क्रिया वैसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ना होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो ये पहचानने का तरीका हो गया धातु को यानी कि क्रिया को, तो इससे पहचान लेंगे। अब देखिए, मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रिया में जो प्रत्यय लगता है उसको हम कहेंगे कृदंत प्रत्यय। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्रिया के शब्दों में नहीं लगता है। एक उदाहरण मैं बस बताना चाहता हूँ। देखिए, ऊंचा जो है, ऊंचा, ये क्रिया है? नहीं है क्रिया। इसको हम बनाना चाहें ऊंचाई, तो आई इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? ये हो गया तद्धित प्रत्यय। कुल मिलाकर के बात इतना है। वैसे तो मैं आपको ये भी बताता कि तद्धित प्रत्यय क्रिया संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण लगता है, लेकिन मैं वो सब नहीं बताना चाहता। एक बात जानने से सारा काम मुकम्मल हो सकता है, वो ये कि हम सिर्फ ये सीख जाएं कि कृदंत प्रत्यय को कैसे पहचाना जाए। बस जब कृदंत सीख जाएंगे तो तद्धित अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा था। जितना समझ में आया मुझे पता नहीं, बस अगर समझ में ना आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको होमवर्क की तरह लिख लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए 98, वे अविकारी शब्द
जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है। जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो सकता है उसे बोलते हैं विकारी शब्द। उदाहरण के लिए बकड़ी, बकड़ी को बोलेंगे बकड़ियाँ, तो विकार उत्पन्न हो रहा है। लड़की, लड़कियाँ, लड़के, लड़का तो लड़के हो सकता है, तो इस समय विकार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, ज़रा इसी तरह से बदल के दिखाइए। मैंने बोला तथा, तो क्या बोलेंगे, तथे, तथु, कुछ बोल सकते हैं, नहीं बनेगा, यानी कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अविकारी शब्द। अब इसी में बोल रहा है कि जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, तो वैसे अविकारी शब्द जो दो शब्द को या दो वाक्य को या दो वाक्य के खंड को जोड़ने का काम करे उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जैसे कि तथा, एवं, और ये सब सारी चीज़ें। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो गया सही। 99, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो अघोष वर्ण कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सिर्फ और सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब ऐसे हैं जिनका प्रयोग करते समय सिर्फ और उच्चारण करते समय सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। अब देखिए 100, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो जिज्ञासु, जिज्ञासु व्यक्ति को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले, तो इसका विकल्प बी हो गया आंसर। देखिए मैं मित्र फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर जो चीज़ समझ में ना आए, जो मैं चाह रहा हूँ समझाना, तो कोई बात नहीं, बस उसको आप लिख लीजिए और अपने हिसाब से अपने नोट्स में या फिर और कहीं से रिसर्च कीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, 2 जगह 3 जगह 4 जगह करके। बस बाद के लिए मत छोड़िए कि हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं, एकदम बस लिख लीजिए, जैसे ही वीडियो खत्म हो तुरंत उस पर रिसर्च कर लीजिए, 1 घंटा लगे तो लगे, कोई बात नहीं। ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त मत कीजिए, बस समझ को पूरा बरकरार रखिए, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए 2012 का समाप्त हो गया, 2013 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, वाक्य में के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए, तो निर्लिप्तता, मतलब क्या हो गया, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं में निर्लिप्तता पाई जाती है, तो ये शब्दों की समझ को पहचानने के लिए दिया हुआ विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 90 नंबर में, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है, तो खर शब्द में से एक का अर्थ क्या नहीं है, तो खर का मतलब गधा भी होता है, खर का मतलब तिनका भी होता है, खर का मतलब एक राक्षस भी होता है, लेकिन बाण नहीं होता है खर का मतलब। फिर से दोहरा देता हूँ, खर शब्द का अर्थ बाण नहीं होता है, खर का अर्थ होता है गधा, खर का अर्थ होता है तिनका, खर का अर्थ होता है एक राक्षस। अगर रिपीट हो गया क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अच्छे से याद रह जाएगा। 91, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। अब इसमें पता है क्या कन्फ्यूजन होगा, मात्रा में कन्फ्यूज कर देगा, तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा पेन का यूज करके और आपको बताता हूँ। देखिए कवि का कवित्री तो होता ही है, तो कब तक तो सब पहुँच जाएगा, लेकिन मात्रा में गड़बड़ाएगा, ये था कि वो था। तो देखिए कवयित्री में य पर छोटी की मात्रा और त्र पर बड़ी की मात्रा, यानी हमें ये याद रखना है कि पहले वाले पर छोटी की मात्रा, दूसरे वाले पर बड़ी की मात्रा, पहले पर छोटी दूसरे पर बड़ी, पहले पर छोटी दूसरे पर बड़ी, बस ऐसे बार बार बोल के याद रख लीजिए। छोटा है पहले वाले पर, बड़ा है दूसरे वाले पर, यानी य पर छोटी की मात्रा। अब देखिए 92, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है वस्तु के पाने की उत्कट लालसा रखना, उसी को कहते हैं आँखों में गड़ना। तो देखिए 2012 में पूछा क्या, लोकोक्ति, 2013 में क्या है, मुहावरा, तो इससे समझ जाना चाहिए कि हमें किधर पढ़ना है। देखिए पढ़ना और छोड़ना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब पढ़ने से ज़्यादा तो छोड़ने वाला पोर्शन पता होना चाहिए। खैर देखिए 93, उन्मूलन का विलोम है, विलोम मतलब उल्टा, तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, उन्मूलन का मतलब समाप्त करना, तो इसका उल्टा हुआ रोपण, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 94 पर, क्या है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, तो देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तो इसमें लिखा हुआ आंसर में कि अधमरा में कर्मधारय समास है। अब बाकी जो और अन्य विकल्प हैं, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, ये कि द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का पहचान मैं आपको बता देता हूँ और आप उसी तरह से संधि वाले होमवर्क में लिख लीजिए, कर्मधारय समास को भी रिसर्च करने, तो 3 पॉइंट आपको अभी रिसर्च करने का काम हो गया है। तो देखिए द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास को पहचानने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दोनों पद प्रधान होते हैं।
अब देखिए दोनों पद प्रधान का मतलब पहले समझ लीजिए, भला बुरा दोनों प्रधान हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। ऊंच नीच दोनों है, मतलब एक के ना होने से काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, दोनों पद प्रधान होता है। और जब अब इसका विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो और, या, एवं ये सब सारे शब्द लगेंगे। जैसे भला बुरा को तोड़ करके भला और बुरा, ऊंच नीच को तोड़ करके ऊंचा और ऊंच और नीच, दिया और बाती को तोड़ेंगे तब दिया और बाती। तो ये सब बोलते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए 95, बागजाल का संधि विच्छेद होगा तो बाग प्लस जाल, तो बागजाल होता है विकल्प ए। तो संधि से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल, तो संधि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको जरूर अच्छे से कर लेना है अगर सीसेट में फेल नहीं होना है तो। 96, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द। तो सरिता का पर्याय जो है पहले उसे देख लेते हैं। सरिता का पर्याय तटिनी भी है, सरिता का पर्याय निम्ना भी है, सरिता का पर्याय तरंगिनी भी है, लेकिन सरिता का पर्याय त्रिपथगा नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिपथगा का मतलब होता है, मतलब गंगा का मतलब होता है गंगा, त्रिपथगा मतलब गंगा। अब देखिए त्रिपथगा, त्रिपथगा किसी की रचना भी है, मुझे याद आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं नाम बता रहा हूँ। अब देखिए 97, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखिए पिछले साल क्या पूछा कि अकर्मक क्रिया पूछ रहा था कौन है, और इस बार पूछ दिया कि भेद क्या है, यानी कि उसके इर्द गिर्द भी देख लेना है। जिस चीज़ को पूछा इस साल उसके इर्द गिर्द भी और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेना है, अच्छे से उसका क्लियर कर लेना है। अब देखिए इसमें पूछ दिया है अकर्मक क्रिया कितने, मतलब रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, तो दो हैं रचना क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। अब देखिए 98, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ में आया कुछ? आपको ये समझने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। मेरा संकेत सीधा सीधा ये है कि 2012 वाला जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें उष्ण व्यंजन के बारे में बोला कि ह और तलावी श, दंत स और मूर्धनी स, ये तीन तरह के स और ह यानी चार उष्ण व्यंजन थे जो पूछा था क्वेश्चन में। इस बार पूछ दिया अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो हम बता रहे हैं य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी ये र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। कुल मिला के बात यह है कि इर्द गिर्द वाले चीज़ों को अच्छे से देख लेना है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। 99, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? देखिए ये सब इस तरह के चीज़ों को पता है कैसे हम सीख सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसको लिख ही लेना होता है, लिख लीजिए जैसे वैसे लिख लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए। तो वो जैसे कहते हैं ना बोलने या सीखना हो तो जबान पे चढ़ाओ, उसी तरह से हाथ पे उंगली पे चढ़ा लीजिए लिख लिख करके 2-3-4-5 बार। अब देखिए 100 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? सदा हमेशा, तो प्राण हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो और भी जो अपने नोट्स हैं या बुक हैं हिंदी वाले उसमें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत शब्द कि और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से मतलब बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो वैसे इसमें तो आंसर प्राण है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।